स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET सुपर ग्रेड्स। माई सेल्फ सलोनी, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ CUET 2025 साइकोलॉजी एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस। सो अब तक के हमारे जिन भी स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी एग्जाम हो चुका है CUET में, किसी भी शिफ्ट में या किसी भी डे में, उनसे जो हमें रिव्यूज मिले हैं, उन्होंने जो हमें बताया है कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट हो रहा है, क्या सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर मैं आज के इस सेशन में आपके पास में आ चुकी हूँ। आपका जो ये इंतजार था कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे थे, डर रहे थे, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो वो एक ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर मैं आपके सामने कर देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में, जिसे सुन के आप बहुत हैरान तो नहीं होंगे बट खुश जरूर हो जाएंगे। वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं अभी तक भी, और साइकोलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ है, होने वाला है, तो PYQs एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद में मैं बात करूं पर्टिकुलरली साइकोलॉजी के 7 चैप्टर्स की, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने ये माना था कि चैप्टर 1 और 2 और 4 और 5 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट देखा जाए तो क्योंकि 7 चैप्टर्स ही हैं और 50 क्वेश्चंस ही आने हैं, तो इक्वल वेटेज के साथ में सभी चैप्टर्स से मिनिमम 5, सभी चैप्टर से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस जो है उन्होंने पूछे हैं। 5 to 8 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आए हैं। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से। मैक्सिमम क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, मतलब एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन तो यहाँ से आए हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे, तो ये मेरे पास में रिव्यू है, मैं एक बार आपको ये सारी चीजें रीड कर करके बता देती हूँ। सो चैप्टर 1 से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से टॉपिक्स हैं जैसे कि कोरिलेशन ऑफ ट्विन्स। कोरिलेशन ऑफ ट्विन्स हमने पढ़ा है ना, तो जैसे ट्विन्स रियर टुगेदर या फ्रेटर्नल ट्विन्स है सेपरेटेड, तो इनके बारे में इनका जो कोरिलेशन था वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई। इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चंस आए, केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थ्योरीज के बेसिस पर, जैसे इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस है ना, मेंटल रिटार्डेशन वाले कंसेप्ट। तो मतलब आप ये मानो कि इंटेलिजेंस में जो कंसेप्ट थे, मेंटल एज, IQ, फिर IQ से रिलेटेड थे आपकी गिफ्टेडनेस, टैलेंट, तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे बताया है स्टूडेंट्स ने कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस और इंटीग्रल इंटेलिजेंस, दैट मींस कल्चर, कल्चर एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनमें से अभी तक क्वेश्चंस आए हैं। तो चैप्टर 1 से मेनली हम देख रहे हैं कि आगे जो क्वेश्चन है थ्योरीज के बाद में, पहले तो आपकी थ्योरीज आ जाती है इंटेलिजेंस की, है ना, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हो गया आपका, जो है ट्रायर्किक थ्योरी हो गई इंटेलिजेंस की, मल्टीपल थ्योरी हो गई इंटेलिजेंस की, ये सारे के बाद में जो हमने इंटेलिजेंस को पर्टिकुलरली डिस्कस किया है कि इंटेलिजेंस में और क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, मेंटल एज का कंसेप्ट क्या है, IQ क्या है, EQ क्या है, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं जैसे कि आपकी ट्रेट थ्योरी, जो मैंने आपसे कहा था कि ट्रेट और टाइप थ्योरी आप जरूर पढ़िएगा, तो टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, इन दोनों से ही क्वेश्चंस को पूछा गया है, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी। इसके अलावा 5 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय फ्रॉइड, फ्रॉइड के क्वेश्चंस आए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप करोगे तो इसमें भी आपको सिगमंड फ्रॉइड के क्वेश्चंस दिखेंगे, और उसके बाद में जब आप यहाँ पर CUET के चैप्टर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको फ्रॉइड के टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो फ्रॉइड ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, उसने किस तरह से जो है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है वो बताया था, ईडीगो सुपर ईगो बताया था, ये सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके साथ में एक्विसेंस क्या होता है, एक टर्म हमने पढ़ा इसी चैप्टर में, एक्विसेंस क्या होता है, बिहेवियरल रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो जो हमारे बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम इतनी सारी थ्योरीज, तो अभी तक मेजर थ्योरीज वाला पार्ट तो नहीं दिख रहा है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो वाली चीजें दिख रही है। ठीक है, अभी तक ये चीज दिखाई दे रही है। चैप्टर नंबर 3 से एक पैसेज आया था, ठीक है, एक पैसेज था स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को लेके। ठीक है, तो वो डायरेक्ट पैसेज के बेसिस पे 5 क्वेश्चन आ गए, तो वो उन्होंने वहां से दे दिए। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी इसमें गैस मॉडल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार आप देखिएगा। चैप्टर 4, अब ये हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसमें हमने सोचा था कि डिसऑर्डर से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा।
है ना, डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, बट एज सच पर्टिकुलरली डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए, पर्टिकुलरली डायरेक्ट क्वेश्चन डिसऑर्डर को लेकर नहीं पूछे गए। कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और दूसरा आपके डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर से नहीं पूछा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछा था, उसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करने को बोला था हिस्टोरिकल डिसऑर्डर में, कि पहले कौन सी थ्योरी थी, फिर कौन सा अप्रोच आया, फिर क्या हुआ, तो वो एक क्रोनोलॉजी जो है सेट करने के लिए यहाँ पर पूछा गया था। इसी के साथ में जैसे एंजाइटी है तो उसके लिए कुछ न्यूरो होते हैं जो एंजाइटी को जो है, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, है ना, गाबा हो गया, तो ये सारी कुछ कुछ चीजें यहाँ से पूछी गई थी, इन जनरल क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डिल्यूजन्स क्या होते हैं, वो चीजें पूछी गई थी। एंड इन सब में एक और चीज इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मेट जो था वो मैच द कॉलम वाला थोड़ा सा ज्यादा था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट मैच द कॉलम वाली चीजें ज्यादा थी, कि एक तरफ लिस्ट 1 दे दी है, एक तरफ लिस्ट 2 दे दी है, अब आप इसको मैच करो, और मैच करके फिर एबीसीडी जो ऑप्शंस दिए हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके वो पूरे जैसे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं पहले, तो वो चीजें इसमें जो है वो पूछी गई थी। चैप्टर नंबर 5 से प्रॉपर्टीज ऑफ आरईटी, गेस्टाल्ट थेरेपी, ये सब पूछा गया था। आरईटी, गेस्टाल्ट थेरेपी, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। मैंने आपको कहा भी था कि इसमें बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, यहाँ वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, थेरेपी दोनों आती है, और इनके साथ में जो रिलेटेड है, तो जैसे आरईटी पूछ लिया, गेस्टाल्ट पूछ लिया उन्होंने, ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्होंने पूछी है, मैंने कहा था रिहेबिलिटेशन ऑफ इल जरूर पढ़ना, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी दी गई है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को यहाँ पर इन्होंने पूछा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद में इन्होंने पूछे हैं कुछ टोकन इकोनॉमी वगैरह, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आए हैं, सिचुएशन बेस्ड वगैरह, है ना, टोकन इकोनॉमी क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको बिहेवियरल थेरेपीज में मिलेंगी, टोकन इकोनॉमी वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में बात करते हैं चैप्टर 6 और 7 की, जैसा हमें लग रहा था कि शायद उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन चैप्टर नंबर 6 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 1 से पूछे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 से कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो जैसे चैप्टर नंबर 6 जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें बॉक्सेस हैं, है ना, उसमें बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे शेरिफ ने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट शेरिफ ने कंडक्ट किया था, इस कंडक्ट क्या नाम था, या किस बेसिस पर कंडक्ट किया गया था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बॉक्सेस में जो इंफॉर्मेशन दी है उन सब में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बॉक्सेस आपको पढ़ने हैं, है ना, बॉक्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन दी है सभी चैप्टर्स में वो आपको जरूर पढ़ना है। हो सकता है अब तक चैप्टर 6 के बॉक्सेस पूछे, नेक्स्ट एग्जाम में चैप्टर 7 के पूछ ले, तो ये मैं आपको एक जनरल चीजें बता रही हूँ कि क्या क्या है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बाद में आपके स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज प्रिजुडाइज, इमोशनल एंड रेशनल अपील, मोड्स ऑफ लर्निंग, एटीट्यूड, तो एटीट्यूड लर्निंग, सोशल लोफिंग, सोशल कॉग्निशन, और आपका ये प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, इनसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली ग्रुप थिंक वाला जो कंसेप्ट था, है ना, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक, इन कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, फिर उनको मैच करिए ऐसा करके। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ यहाँ से रहे, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, रोल्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस ऑफ ग्रुप, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 7 से इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 6 का मैंने आपको सबका बता दिया कि ऑलमोस्ट सभी का सेम वेटेज है, ठीक है, सभी में से मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, सभी में से इतना इतना तो है जो सारी चीजें वो लोग पूछेंगे ही। तो दिस इज ऑल अबाउट द 7 चैप्टर्स, किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो दो चार चीजें जो याद रखिएगा वो क्या क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज के अलावा हर चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग्स, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बॉक्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको आपने याद करना है, उसको आपने रीड करना है, उनको आपको नहीं छोड़ना है, सभी चैप्टर से बॉक्सेस वगैरह को आपको अच्छे से रीड करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम पूछ रहा है ना, मैच द कॉलम में
जो है क्या अप्रोच रहा, तो उसके लिए आप क्रोनोलॉजी याद रखिए, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है उनके नेम्स याद रखिए, सो दैट आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। तो मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है, तो इस चीज का भी याद रखिएगा। और हो सकता है आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बढ़े। तो आगे के लिए जो भी अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। पीवाईक्यूज करने हैं, बेसिक कंसेप्ट उनके मीनिंग्स वगैरह याद रखने हैं, बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ना है, मैच द कॉलम हमको करना है। ठीक है, और इन्हीं सब के साथ में, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि 5 to 8 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द ईच चैप्टर। तो जब सभी चैप्टर से 5 to 8 क्वेश्चन होंगे, सो दैट मीन्स कि आपको सभी चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज, आज जो हमने एनालिसिस किया है उसके बारे में। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस और होते जाएंगे, पेपर कंडक्ट होते जाएंगे, बच्चे हमें रिव्यू देते जाएंगे, हम आप तक वो सारी रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे, ताकि आप सब अपने आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यार इजी इजी पेपर आ रहा है तो मैं आगे क्यों ही पढूं, क्योंकि ये एक चीज भी हो सकती है कि अभी तो उन्होंने इजी पढ़ा है, धीरे धीरे करते करते डे बाय डे हो सकता है लेवल को बढ़ा दें। सो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कि आप इस माइंडसेट के साथ में अपने आप को रेडी रखो। ठीक है, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पेपर तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही आया है अब तक, लेकिन आगे क्या होगा वो हम कुछ दिन के एनालिसिस के बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, कुछ आपको पूछना है, तो बिल्कुल फ्रीली जो है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में से भी, और साथ ही साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। मतलब द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रिव्यू दिए हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने 47 to 48 क्वेश्चंस कर लिए थे। इतने क्वेश्चन तो उनसे बन ही गए थे। 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्होंने शायद कुछ ट्रिक किया होगा, लेकिन बाद में उन्होंने सारी चीजें कर ली। सो ध्यान से अपने पेपर को पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। विल मीट विथ यू अगेन, विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।